अक्सर भारत की प्राचीन जल संचयन प्रणाली की चर्चा होती रहती है। अभी इसकी चर्चा क्यों हो रही है? क्योंकि अभी हाल ही में आंध्र प्रदेश का कुंभबुम टैंक अपनी प्राचीन जल संचयन प्रणाली के कारण चर्चा में है। और कुंभबुम टैंक जो एक मध्यम सिंचाई परियोजना है, यह एशिया में दूसरा तथा विश्व में तीसरा सबसे बड़ा मानव निर्मित जलाशय है। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देख लेते हैं। और भारत की प्राचीन जल संचयन प्रणालियां क्या हैं, उन पर भी हम लोग बात करेंगे, जानेंगे उनके बारे में भी हम लोग। और भारतीय इतिहास में जल प्रबंधन किस तरह से रहा है, उस पर भी बात करेंगे। और जल संचयन प्रणाली आखिर क्या है, इसे भी हम लोग देखेंगे। और वर्तमान में आपने देखा होगा, अभी जल संरक्षण से संबंधित भारत की बहुत सारी पहलें भी हैं, उन पहलों पर भी हम लोग जानेंगे। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए हमारा प्यारा भारत है एशिया में। तो कुंभबुम टैंक से संबंधित मुख्य बातें क्या हैं? इसके टैंक का निर्माण 1522 से 1524 ईस्वी के दौरान श्री कृष्ण देवराय की पत्नी अर्थात विजयनगर की राजकुमारी राजम्मा, जिन्हें रुचि देवी के नाम से भी जाना जाता है, इनके द्वारा किया गया था। इसके निर्माण एक घाटी पर बांध बनाकर किया गया था, और जिसके माध्यम से गुंडल कंबा और जंपलेऊ नदियां प्रवाहित होती हैं। भौगोलिक विशेषताओं की बात करें तो इस जलाशय को नल्ला मल्ला वगु से जल की प्राप्ति होती थी, जो पूर्वी घाट में नल्ला माला की पहाड़ियों से निकलने वाली एक धारा है, और गुंडल कंबा नदी परितंत्र का भाग है। तकनीकी और स्वदेशी ज्ञान की बात करें तो ब्रिटिश इंजीनियर सर आर्थर कॉटन दक्षिण भारत में सिंचाई कार्यों के अग्रणी ने पाया कि बगैर किसी सुदृढ़ या सघन तटों के बनाए गए मिट्टी के बांध तटबंध लंबे समय तक प्रभावी रूप से स्थिर रहते हैं। पोखरी तट मूल भूमि स्तर और इसके ऊपर किसी भी नवीन सामग्री के बीच मिट्टी का एक ऊर्ध्वाधर दीवार बनी हुई है। पुनरुद्धार के प्रयास। आंध्र प्रदेश सरकार ने जापानी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी के सहयोग से टैंक का आधुनिकीकरण किया है। भारत की प्राचीन जल संचयन प्रणालियां क्या थी? तो वावली के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। मेहराव, नक्काशीदार आकृतियां और कमरों के साथ सीढ़ी नुमा संरचना, न्यून वर्षा वाले क्षेत्रों में शहरी जल भंडारण का अभिन्न अंग है। ये आपको राजस्थान, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक जैसे चंडी बावड़ी, राजस्थान अग्रसेन की बावड़ी दिल्ली में देखने को मिलेगी। और आप देखिए, आप लोगों ने भी गाँव की तरफ देखते रहते हैं। इसकी प्रमुख विशेषताओं की बात करें तो नक्काशी, कमरे स्तरीय श्रेणियां, मौसमी जल संग्रह, झालारा, 3 या 4 तरफ स्थित सीढ़ियां वाले आयताकार बावड़ियां, जिन्हें जलाशयों या फिर झीलों से जल एकत्रित करने के लिए बनाया गया, राजस्थान में देखने को मिलेगी। स्तरित सीढ़ियां, आयताकार तालाब, बांधी, ये मध्यम आकार के जलाशय प्राकृतिक या फिर मानव निर्मित जल प्रवाह को नियंत्रित करते हैं और बाढ़ को रोकते हैं, विभिन्न क्षेत्र में पाए जाते हैं। जलाशय जल प्रवाह विनियमन। टांका छतों या जल ग्रहण क्षेत्रों से वर्षा जल एकत्रित करने के लिए बनाए गए बेलनाकार भूमिगत कुआ। थार रेगिस्तान राजस्थान में देखने को मिलेगा, भूमिगत बेलनाकार पक्का। आहार पाइंस, बाढ़ के जल को संचयन करने के लिए डायवर्सन चैनलों के अंत में तटबंधों के साथ जलाशय बनाए जाते हैं। ये दक्षिण बिहार में देखने को मिलेंगे, तटबंध, बाढ़ जल संचयन। और कहते हैं ना कि जब बरसात का मौसम रहता है तो उस समय पानी को इकट्ठा कर लेना चाहिए, जिससे आगे उसका उपयोग किया जा सके। जोहड़ के बारे में आप लोगों ने सुना होगा। 3 तरफ से ऊंचे क्षेत्रों की खुदाई करके मृदा के भंडारण गड्ढे बनाए जाते हैं, जिनमें चौथी तरफ मिट्टी का उपयोग किया जाता है। इसमें विभिन्न क्षेत्रों में पाई जाती मिट्टी के गड्ढे, ऊंचे क्षेत्रों में खुदाई। पनाम केनी, ताड़ी के पेड़ के भींगे हुए आप देखते हैं कि क्या भींगे हुए तने से बने बेलनाकार कुएं पवित्र माने जाते हैं। वायनाड केरल में देखने को मिलेंगे बेलनाकार पवित्र ताड़ के तने। खड़ीन धोरा, पहाड़ी ढलानों पर लंबी मिट्टी के तटबंध जो कृषि के लिए सतही जल को एकत्रित करते हैं। जैसलमेर राजस्थान में मिट्टी के तटबंध, सतही अपवाह संग्रहण। कुंड, तस्तरी के आकार का जल ग्रहण क्षेत्र जिसमें एक केंद्रीय गोलाकार भूमिगत कुआं जो पारंपरिक रूप से चूने और राख से बना है। और भारत भर के विभिन्न क्षेत्रों में मिल जाएंगे जल ग्रहण क्षेत्र, वृत्ताकार कुआं, पारंपरिक स्तर। जिंग, लद्दाख में छोटे छोटे तालाब ग्लेशियर के पिघलने पानी को इकट्ठा करते हैं, जो दोपहर तक धाराओं में बदल जाते हैं, लद्दाख में देखने को मिलेगा। छोटे टैंक ग्लेशियर जल संग्रहण। कुहल्स, ये हिमाचल प्रदेश में सतही जल चैनल हिमनदों के जल को खेतों तक ले जाते हैं। हिमाचल प्रदेश सतही चैनल हिमनद जल। जाबो, ये नागालैंड में जल संरक्षण को वानिकी, कृषि और पशु देखभाल के साथ संयोजित करने वाली प्रणाली। नागालैंड में वर्षा जल संग्रहण, तालाब जैसी संरचनाएं, सीढ़ीदार पहाड़ी ढलाने।
जैक वेल्स, सोम्पेन जनजाति द्वारा अपनाई जाने वाली प्रथा, दृढ़ लकड़ी के लट्ठों से बने बांधों से घिरे गड्ढे। ग्रेट निकोबार द्वीप समूह में गड्ढे दृढ़ लकड़ी के बांध होते हैं। और देखिए आप लोगों को बता दूं, भारतीय इतिहास में जल संचयन की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता में चलिए आप लोग, धौलावीरा में वर्षा जल एकत्रित करने के लिए जलाशय थे, जबकि लोथल और इनाम गांव में सिंचाई तथा पीने के पानी को संग्रहित करने हेतु छोटे बांध बनाए गए थे। अब आप देखिए बरसात का पानी इकट्ठा कर लिया जाए तो पशु पक्षियों के लिए आप देख लीजिए उपयोग हो सकता है, और भी खेती सिंचाई के लिए उपयोग हो सकता है। और पानी इकट्ठा अगर करते हैं ना, छोटे छोटे बांध बना देते हैं, गड्ढे बना देते हैं, इससे क्या रहता है कि जल जमीन में भी जाता है, उससे क्या रहता है कि जल धारण क्षमता जमीन की बढ़ती है, वरना वो बहकर आप देखते हैं कहाँ चला जाएगा, समुद्र में चला जाएगा। मौर्य साम्राज्य में ही आप देखेंगे तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में बांधों सहित व्यापक सिंचाई प्रणालियों का उल्लेख है, जिन्हें सख्त नियमों के तहत प्रबंधित किया जाता था। जल के स्रोत और निष्कर्षण की विधि के आधार पर कर लगाए गए। प्रारंभिक मध्यकालीन भारत सातवाहनों ने ईंट और रिंग कुओं का प्रचलन शुरू किया। चोल काल में कौशल जल वितरण के लिए चैन टैंक, अंतर संबंधी टैंक जैसी उन्नत प्रणालियां देखी गईं। राजपूतों ने बड़े जलाशयों का निर्माण किया, जैसे कि राजा भोज के अधीन भोपाल झील, जबकि पाल और सैन राजवंशों ने पूर्वी भारत में कई टैंक और झीलों का निर्माण किया। मध्यकालीन काल फिरोज शाह तुगलक ने पश्चिमी यमुना नहर का निर्माण किया, जबकि सम्राट शाहजहां ने बारी दोआब या फिर हसली नहर का विकास किया। विजयनगर साम्राज्य ने अनंतराज सागर और कोरंगल बांध जैसे टैंकों का निर्माण करवाया। सुल्तान जैनुद्दीन ने कश्मीर में एक व्यापक नहर नेटवर्क स्थापित करवाया। अब जल संचयन प्रणाली के बारे में कहीं कुछ लिख रहे हैं तो इनका भी उल्लेख कर सकते हैं वहाँ। जल संचयन प्रणाली क्या है? तो जल संचयन प्रणाली एक ऐसी तकनीक या संरचना है जिसे वर्षा जल, सतही अब्बा या जल के अन्य स्रोतों को विभिन्न प्रयोजनों, कृषि, घरेलू उपयोग और भूजल पुनर्भरण हेतु संग्रहित करने उपयोग करने के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक स्थायी जल प्रबंधन पद्धति है जिसका उद्देश्य जल संरक्षण और जल की कमी को दूर करना है। इसके प्रकार की बात करें तो वर्षा जल संचयन, जल संरक्षण के क्रम में छत एवं भूमिगत भंडारण जैसी विधियों के माध्यम से वर्षा जल को एकत्रित संग्रहित करना। भूजल पुनर्भरण प्रणालियां, इसमें ऐसी तकनीकें शामिल हैं जो भूजल स्तर को बनाए रखने और उसमें सुधार करने के क्रम में वर्षा जल को भूमि में पहुंचाने में सहायक है। जल सतही जल संचयन, सिंचाई एवं अनुप्रयोगों हेतु तालाबों तथा जलाशयों का उपयोग करके भूमि या खेतों से प्रवाहित होने वाली वर्षा को एकत्रित करना। अब देखिए पहले हमारे यहाँ जहाँ हम लोग पैदा हुए वहाँ आप देखते हैं कि पानी की कमी हुआ करती थी, सूखा पड़ी रहती थी। अब आप देखिए वहाँ एक बांध बन गया बड़ा और उसमें आप देखते हैं कि पानी इकट्ठा होता जा रहा है बरसात का। तो बाकी आप देखिए सिंचाई इसका उपयोग हो जाता है। जो वहाँ कुएं थे ना, बोरवेल थे ना, वो भी आप देखते हैं कि सक्सेस हो गया, उनमें भी पानी हो गया क्योंकि वहाँ की जो जमीन है उसकी आप देखते हैं कि जल धारण क्षमता बढ़ गई। शहरी जल संचयन, शहरों में छतों तथा भूमि से वर्षा को जल को संग्रहित करना, जिससे नगरपालिका की जल प्रणालियों पर दबाव कम होने के साथ जल का प्रबंधन हो सके। महत्व की बात करें तो विश्वसनीय जल स्रोत, इससे दैनिक उपयोग हेतु जल आपूर्ति सुनिश्चित होती है। इसके साथ ही भूजल की गुणवत्ता बेहतर होने के साथ तटीय क्षेत्रों में समुद्री जल जमाव की समस्या का समाधान होता है। बाढ़ की रोकथाम, तो बाढ़ के जोखिम के साथ जल भराव की समस्या का समाधान होने से संपत्ति एवं बुनियादी ढांचे की सुरक्षा होती है। इससे भूमि कटाव एवं बाढ़ में कमी आने से पर्यावरण एवं तथा संपत्ति की रक्षा होती है। भूजल पुनर्भरण, इससे शुष्क अवधि के दौरान जल की उपलब्धता बढ़ती है और इसके साथ ही सतही अववाह को कम करने और मृदा को संरक्षित करने तथा आप देखिए जल निकायों में अवसादन को रोकने में सहायक होती है। स्थिरता, यह जल संरक्षण के साथ बढ़ते शहरीकरण के आलोक में जल सुरक्षा सुनिश्चित करने पर भी केंद्रित है। और अभी भारत सरकार की तरफ से जल संरक्षण को लेकर काफ़ी पहलें चलाई जा रही हैं, जैसे राष्ट्रीय जल नीति 2012, राष्ट्रीय जल भित्त मानचित्रण प्रबंधन कार्यक्रम, मिशन अमृत सरोवर, जल जीवन मिशन, जल शक्ति अभियान, अटल भूजल योजना। तो कहीं आंसर राइटिंग कर रहे हैं तो सरकार की तरफ से जो पहले हैं उनका भी आप लोग उल्लेख कर दिया करिएगा। और इस तरह के जो टॉपिक रहते हैं ना, उससे आपके एग्जाम में क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, चाहे आप लोग स्टेट PCS की तैयारी कर रहे हो, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हो, या फिर आप देखें किसी भी। अब आपका कोई सवाल हो, सुझाव हो तो बताइए। धन्यवाद।